कर मामला फंसता जा रहा है। इस्लामाबाद में शांति वार्ता के फेल होने पर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर फिर ब्रेक लगा दिया। ईरान अब रोजाना सिर्फ 10 जहाजों को ही हॉर्मुज से गुजरने देगा। इतना ही नहीं, ईरान अब इन जहाजों से करीब $2 मिलियन फीस भी वसूलेगा। ईरान के इस फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आग बबूला है। उन्होंने अमेरिकी नेवी को हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को तत्काल रोकने के आदेश दिए हैं। ईरान के फैसले से ग्लोबल सप्लाई बिगड़ सकती है। सबसे ज्यादा टेंशन अरब देशों को है। यूएई की सरकारी तेल कंपनी के प्रमुख सुल्तान अल जाबेर ने कहा कि हॉर्मुज मार्ग का पूरा नियंत्रण केवल ईरान का नहीं है और वह इसे बंद नहीं कर सकता। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर इस रास्ते में किसी तरह की रुकावट आती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, खासकर तेल और गैस की सप्लाई, खाने पीने की चीजें और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती है। सुल्तान अल जाबेर ने यह भी चेतावनी दी है कि ऐसा कदम एक खतरनाक मिसाल बन सकता है जिसे दुनिया के लिए स्वीकार करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि दुनिया इस तरह की स्थिति को सहन नहीं कर सकती और इसीलिए इसे हर हाल में रोकना जरूरी है। अब सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज पर ईरान फंस जाएगा? क्या तेल गैस की सप्लाई के लिए अमेरिका ईरान पर हमला करेगा और दुनिया के बाकी देशों को भी अमेरिका का साथ देना होगा? इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। तो ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि इस्लामाबाद में जो बैठक हुई थी वो पूरी तरीके से फेल नजर आई है। तो हॉर्मुज पर ईरान का स्टैंड क्या है वो आपको बताते हैं। तो ईरान ने फीस लेने की बात कही है। हर दिन 10 जहाजों को गुजरने की अनुमति यहां पर ईरान के द्वारा दी गई है। ईरान ने फीस लेने की बात कही, यानी कि टोल लेने की बात कही। हर दिन 10 जहाजों को गुजरने की अनुमति ईरान ने दी है। हर जहाज से $2 मिलियन फीस लेने की बात भी ईरान ने कही है। ईरान के फैसले से तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ये ईरान का स्टैंड है। और अब आगे बात करेंगे कि हॉर्मुज पर ट्रंप का क्या फैसला है कि हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद करेंगे ट्रंप। अमेरिकी नेवी को ट्रंप का सख्त आदेश है। नाकाबंदी की बात वहां पर आ गई है और यूएस नेवी अब मोर्चा संभालेगी। हॉर्मुज पर पूरी तरीके से नाकेबंदी की जाएगी। जहाज जो गुजरेंगे उन्हें रोका जाएगा। शांति वार्ता फेल होने के बाद ट्रंप आग बबूला नजर आ रहे हैं और यह ऐलान कर दिया गया है यूएस नेवी के जो जहाज है वो वहां पर पहुंचेंगे। साथ ही हॉर्मुज से ग्लोबल सप्लाई पर खतरा, ईरान के फैसले से ये तनाव बढ़ा है। अरब देशों को सबसे ज्यादा टेंशन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हो रही है। तेल गैस की सप्लाई गड़बड़ा सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर बंद कर दिया जाएगा, खाने पीने की जो चीजें हैं उस पर भी गहरा संकट आने वाले दिनों में मंडरा सकता है। यूएई की सरकारी तेल कंपनी ने सवाल उठाए हैं। हॉर्मुज पर केवल ईरान का एकाधिक अधिकार नहीं है, हक नहीं है। ईरान इसे अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकता है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर मनमानी कर रहा है क्योंकि ईरान ने यह कहा कि तेहरान की रेड लाइन में यह आता है। और चलिए इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं निपुण आलम बयान, उनसे भी बातचीत करेंगे। देवनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जो स्थिति अब नजर आ रही है, जो कि संभावित थी कि जो वार्ता है वो तो सफल नहीं रही है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या हो सकते हैं? वो ये हो सकते हैं कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर नाकेबंदी की बात अमेरिका ने कह दी है। क्या हो सकता है आगे? बहुत ही अद्भुत स्थिति है। अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद किया था और ईरान ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ वही जहाज जाएंगे जिनको ईरान की नेवी परमिट करेगी। और अंडरस्टैंडिंग जो ये थी कि ईरान की नेवी ईरान के जो मित्र देश हैं जैसे कि भारत, चीन, नॉर्थ कोरिया, रूस, उनके जहाजों को जाने दे रही थी। अब अमेरिका ने इसमें एक और आश्चर्यजनक डिक्लेरेशन कर दी है कि अब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका कंट्रोल करेगा। तो अभी तक जो डिटेल्स आई हैं उसके अनुसार अमेरिका जो भी जहाज ईरान के किसी बंदरगाह से निकलेगा उसको रोकेगा। तो उसका मतलब ये है कि डिटेल्स के अनुसार अगर कोई जहाज कच्चा तेल लेकर कुवैत, अबू धाबी, यूएई, सऊदी, इराक, इन देशों से कच्चा तेल लेकर आ रहा है तो फिर अमेरिका की नेवी उस शिप को नहीं रोकेगी, उसको जाने देगी। कच्चा तेल लेकर वो जाए अपने देश में।
लेकिन अगर कोई शिप ईरान के किसी बंदरगाह से कच्चा तेल लेकर जा रही है तो अमेरिका की नेवी उसको रोक देगी। तो ये एक बहुत ही अद्भुत स्थिति है। डिटेल्स भारत सरकार भी लगातार अमेरिका की सरकार के साथ संपर्क में है कि डिटेल्स दीजिए। क्योंकि देखिए दिक्कत कैसे आएगी। दिक्कत ऐसी आएगी कि अगर समझिए अगर भारत का कोई जहाज भारत का झंडा लगाकर ईरान से कच्चा तेल ला रहा है तो क्या अमेरिका की नेवी भारत के जहाज को रोक देगी? ये तो बड़ी ही अद्भुत स्थिति हो जाएगी। दूसरी चीज है कि अगर समझिए जैसे चीन है, चीन ईरान से बहुत बड़े मात्रा में कच्चा तेल लाता है, जी। खड़ग आइलैंड से लाता है। तो समझिए अगर चीन का कोई जहाज चीन का झंडा लगाकर खड़ग आइलैंड से ईरान के खड़ग आइलैंड से कच्चा तेल ला रहा है तो क्या अमेरिका की नेवी चीन के उस जहाज को रोक देगी? तो वो तो स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण हो जाएगी क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम कानून अनक्लॉज के जो कानून है बहुत क्लियर हैं कि हम्म। अ, अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में कोई भी देश दूसरे देश के कमर्शियल शिप को नहीं रोक सकता। तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर चीन के जहाज को चीन का झंडा लगाया हुआ है खड़ग आइलैंड से आता है और अमेरिका की नेवी उसको रोक देती है, फिर तो चीन को भी कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट तो करेगा ही, लेकिन चीन हो सकता है बाध्य हो जाए किसी दूसरे कड़े कदम को उठाने के लिए। तो ये तो स्थिति दिन ब दिन हर घंटे पे और ज्यादा खराब होती जा रही है। जी। बिल्कुल। साथ ही सर क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आपने इलाबोरेट करके इसे बताया है कि जो ईरान से जो लेकर के निकल रहे कच्चा तेल उनको उनकी नाकाबंदी यहाँ पर की जाएगी, सुरक्षित उन्हें नहीं निकलने दिया जाएगा, तो क्या यहाँ पर जो वेनेजुएला में स्थिति हुई थी और देशों के साथ में कि मना कर दिया था कि रूस से तेल नहीं लिया जाएगा, वहां से तेल नहीं लिया जाएगा, भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो अब ये स्थिति दोबारा और देशों के साथ यहाँ भी देखने को मिल रही है क्योंकि ईरान के जो सहयोगी देश हैं यानी कि जिनके रिलेशन ईरान के साथ में ठीक है उन पर अब दोबारा से ये डिसीजन अमेरिका थोप सकता है। क्या इस ये कंडीशन आगे बन सकती है? हाँ जी हाँ। देखिए ईरान से अमेरिका के सैंक्शन लगाने के बाद अमेरिका ने 2018 में ईरान के कच्चे तेल पर सैंक्शन लगा दिया था, जिसका मतलब यह है कि दुनिया का कोई भी देश ईरान से कच्चा तेल आयात ना करे। हम्म। तो भारत भी 2018 तक ईरान से कच्चा तेल लाता था, सस्ते में मिलता था, बढ़िया वाला मिलता था टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म। लेकिन भारत ने भी 2018 के बाद ईरान से अपने कच्चे तेल के आयात को क्रमशः कम से कम कर दिया। लेकिन जो जैसे नॉर्थ कोरिया, रूस, चीन, ये देश ऐसे थे जो कि लगातार ईरान से कच्चा तेल लेते रहे क्योंकि इन देशों को अमेरिकन सैंक्शन की कोई खास चिंता नहीं थी। तो हम्म। सवाल ये है कि क्या अब चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया, इन सब देशों के जहाज जब ईरान से आएंगे तो क्या अमेरिका की नेवी उनको रोक देगी? तो हो ये रहा है कि अमेरिका पहले पहले ट्रेड सैंक्शन लगाता था। हम्म। तो अब से लग रहा है कि अमेरिका ना सिर्फ ट्रेड या फाइनेंशियल सैंक्शन इस्तेमाल कर रहा है ईरान के खिलाफ, वरन अब वो एक मिलिट्री सैंक्शन यानी नेवल ब्लॉकेड कर रहा है, जिससे कि अमेरिका के जो मित्र देश हैं हम्म। वो तो कच्चा तेल ले लेंगे अबू धाबी से, यूएई से, कुवैत से, सऊदी से और चले जाएंगे। लेकिन दिक्कत होगी उन देशों की जैसे कि चीन, रूस, इनके शिप्स अगर ईरान का तेल लेके जा रहे हैं तो बहुत दिक्कत होगी। संभावनाएं जो हैं, मुझे कहते हैं ना डार्क क्लाउड ऑन द होराइजन, मुझे हम्म। लगता है कि कल परसों तक चीन, रूस ये बहुत बड़ा प्रतिवाद विरोध करेंगे, एटलीस्ट यूनाइटेड नेशन के यूएनजीए में बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट करेंगे। जी। हम्म। ठीक है। निपुण आलम बयान विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निपुण जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। जानना चाहूंगी आपसे मौजूदा स्थिति पर क्या आपकी राय है, क्या किस तरफ आपको ये सिचुएशन जो है ये जाती हुई दिख रही है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर तनाव और ज्यादा बढ़ गया है, नाकाबंदी की बात यहाँ पर अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है और भारत के समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से ये जो प्रोसेस है पूरा ये एग्जीक्यूशन में आ जाएगा।
देखिए, जिस प्रकार से ईरान ने एक हमारा सिद्धांत है, या हम कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल नॉर्म्स है, और नॉर्म्स ये है कि फ्री नेविगेशन। उस फ्री नेविगेशन को जब ईरान ने ब्लॉक किया, और अमेरिका ने कहा, और अमेरिका पूरी दुनिया में फ्री नेविगेशन का सपोर्ट करता है, और कल को अगर ईरान ये कहता है कि मैं यहाँ से टोल वसूल करूंगा, तो होगा क्या? केवल यहीं की बात नहीं होगी, फिर दुनिया के और भी जगह जहां जहां हम देखें, चाहे वो यमन के पास की हम बात करें, या और भी कल को हम मलक्का स्टेट की बात कर सकते हैं, कई जगह से इस प्रकार की चीजें फिर आने लगेंगी, क्योंकि इनकी जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है उसका उल्लंघन होने लगेगा। तो अमेरिका का कहना ये है कि अगर आप होर्मुज स्टेट को ब्लॉक करेंगे तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे, यानी कि फिर होर्मुज से ईरान का कोई भी किसी तरह का शिप्स वहां से निकलने नहीं देंगे। तो ये एक काउंटर मान लीजिए, यानी कि एक जो ईरान की जो पॉलिसीज हैं, जो ईरान ने जो पॉलिसी की है, उसका काउंटर के रूप में इसको देखा जा रहा है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल अभी यूके देवनाथ जी जो कह रहे थे कि रशिया और चीन के लिए बड़ी दिक्कत इसमें आने वाली है, और हो सकता है कि इस बात को फिर यूएन में एक बड़े प्रोटेस्ट की तरह देखा जाए। लेकिन बात ये होगी, केवल अमेरिका की तो नहीं होगी फिर वहां पर बात। फिर अमेरिका भी कहेगा कि भाई ईरान ने भी तो ब्लॉक किया हुआ है, आप ईरान के ब्लॉकेज को खुलवाइए, हम हटा देंगे, हमने तो ईरान के ब्लॉक करने के बाद में रोका गया है। तो ये एक अदावत जो है, एक बड़ी अदावत चल सकती है। और मुझे चिंता इस बात की है कि अगर इस प्रकार से फ्री नेविगेशन को अगर डिस्ट्रॉय किया जाए, देखिए चीन भी दक्षिण चीन सागर में आप देखेंगे तो इस पार्ट मतलब बहुत सारे उसने यहाँ पे पार्शल स्टापली कई सारे प्रकार उसने वहां पर आइलैंड बनाए हुए हैं। वो दक्षिण चीन सागर में ब्लॉक कर सकता है जापान के शिप्स को। तो मतलब कई सारी चीजें, ताइवान के शिप्स को ब्लॉक कर सकता है, साउथ कोरिया के शिप्स को ब्लॉक कर सकता है, उधर अमेरिका भी कई जगह कर सकता है। तो ये जो एक इशू होगा, ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल नॉर्म्स को तोड़ने वाला होगा। और मुझे लगता है ये बात एक ऐसी हो सकती है कि यूएनओ की थोड़ी बहुत जो रिलेवेंसी बची है, हालांकि मैं यूएन की बहुत ज्यादा अब रिलेवेंसी मानता नहीं हूँ, जी। लेकिन जो जितनी बची है वो भी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि समय रहते सबको सचेत होना चाहिए, और इस पर एक बड़ी कार्रवाई या बड़ा एक्शन कि हर कोई फ्री नेविगेशन का क्या करे, रेस्पेक्ट करे। हम्म, बिल्कुल सर। आपसे मैं दूसरा सवाल है, रशिया ने बीच में हस्तक्षेप किया है, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बातचीत की है। क्या आपको लगता है कि जो हाल पाकिस्तान का हुआ, पाकिस्तान एक पीस मेकर का काम करता हुआ नजर आया था, लेकिन अब सिचुएशन क्योंकि और ज्यादा टेंस्ड है, तो इससे कोई हल निकलता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं, मैं तो ये बोलता हूँ, मैं बार बार बोलता आया हूँ, पाकिस्तान जैसा देश क्या मध्यस्थ बन सकता है, मीडिएटर बन हम्म। सकता है? हम्म। पाकिस्तानी मीडिएटरशिप की इसलिए फेल हो गई। पाकिस्तान ना करता, कोई और करता तो शायद फिर भी कामयाबी की संभावना बनती। पहली तो बात ये। जी। दूसरी बात क्या है कि रशिया इसमें इन्वॉल्व होता दिख रहा है, रशिया इसमें आता हुआ दिख रहा है। देखिए, रशिया चीन के सपोर्ट के बाद ही ईरान लड़ रहा है। हम्म। अगर रशिया चाइना सपोर्ट हटा दे ईरान से, तो ईरान हफ्ते का खेल नहीं है। दैट इज द रियलिटी। ठीक है, आप फाइट करते रहे, लड़ते रहे, भाई आप सोचिए इराक को भी तो अमेरिका ने, इराक भी पुरानी सिविलाइजेशन थी। सीरिया की हम बात करें, लीबिया की बात करें, बहुत सारी कंट्रीज हैं, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो ये बात फैक्ट है कि ईरान। और दूसरी बात, अब रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान से बात की। आप ये बात जान लीजिए कि ईरान में पॉलिटिकल लीडरशिप की नहीं चलती, ईरान में चलती है आईआरजीसी की, ईरान में चलती है सुप्रीम लीडर की। ये वार्ता भी जो फेल हुई, इसमें एक बड़ा रीजन ये भी था कि पॉलिटिकल लीडरशिप वहां पे बात करने के लिए गई थी, आईआरजीसी वहां पे बात करने के लिए नहीं गई थी। और ये जो ब्लॉकेज किया हुआ है hormuz को, ये आईआरजीसी ने किया हुआ है, ना कि पेजेश्कियान ने किया हुआ है। तो अगर पॉलिटिकल लीडरशिप की बात होती, तो मुझे लगता है कि बात वॉर तक भी नहीं जाती। दैट इज द रियलिटी। तो मुझे लगता है कि आईआरजीसी जो कमिटमेंट करेगी उस पर बात निर्भर करेगा, ना कि इस बात पर निर्भर करेगा कि पेजेश्कियान क्या चाहते हैं। ठीक है। देवनाथ जी, ईरान किस तरीके से रिटेलिएट कर सकता है अगर आज शाम से ये जो स्थिति है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बनती हुई नजर आती है? क्या वो खुद स्ट्रेट को ब्लॉक करने की इतनी ताकत रखता है, और अगर हाँ, और यूएस भी उतने ही जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप, उसी तरीके से वहां पर वो एग्जीक्यूशन होता है, तो आगे क्या सिचुएशन बन सकती है वहां पर? और क्या सीज फायर का उल्लंघन आज या आने वाले दिनों में मुमकिन नजर आ रहा है? हाँ, ये देखिए 22 अप्रैल तक अगर हम बेसिकली मान ले कि 2 हफ्ते का सीज फायर है, अगर उभय पक्ष
तीनों देश 2 हफ्ते के सीज फायर को फॉलो करते हैं, तो 22 अप्रैल तक अंडरस्टैंडिंग ये है कि कोई भी फायरिंग नहीं होनी चाहिए। हम्म। लेकिन सब क्लॉज बहुत क्लियर है। हम्म। इसराइल ने भी कहा है कि अगर ईरान कोई होस्टाइल एक्ट करता है तो इसराइल ईरान पर हमला कर देगा। हम्म। इसी तरह से अमेरिका ने भी कहा है कि अगर ईरान कोई होस्टाइल यानी खतरनाक कार्रवाई करता है तो फिर अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। हम्म। अब इसी का अगर हम अनुवाद ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो ईरान भी अब कह सकता है कि अगर अमेरिका कोई हॉस्टाइल एक्ट करता है यानी कोई खतरनाक कार्रवाई करता है तो फिर ईरान भी अमेरिका के एसेट्स पर हमला कर सकता है। यानी अब जब अमेरिका अपने वॉरशिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भेज रहा है, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। हम्म। मैं ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, पहले बता देता जी हूं। जी। लेकिन अगर अमेरिका अपने वॉरशिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भेजता है हम्म। इस ब्लॉकेट को एनफोर्स करने के लिए, हम्म। तो उनका जो प्रेजेंस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, ईरानियन पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये एक हॉस्टाइल एक्ट है, हम्म। यानी खतरनाक कार्रवाई है यूएस नेवी की। आप देखिए अभी तक यूएस नेवी ने वहां पर जंग जैसी कार्रवाई नहीं की पिछले 40 दिन में। हम्म। सिर्फ वो दूर दूर रहते थे, यूएस की नेवी बहुत दूर रहती थी और दूर से टोमाहोक क्रूज मिसाइल या दूसरे मिसाइल या एयरक्राफ्ट कैरियर से शिप जी जी। भेजती थी। ये पहली बार है कि यूएस नेवी का शिप फिजिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास आने की धमकी दे रहा है। हम्म। तो अगर ऐसा होता है, ईरान के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं मैं, ईरान को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, हम्म। ईरान के पर्सपेक्टिव से ये एक होस्टाइल एक्ट होगा। हम्म। और फिर ईरान कहेगा ठीक है, हम भी फिर अमेरिका की नेवी के शिप पर हमला करते हैं। ईरान के पास करीबन 200 जमीन से फायर करने वाली एंटी शिप मिसाइल है, वो उनका इस्तेमाल कर सकता है यूएस नेवी की शिप्स के खिलाफ। जी ठीक है। निपुण जी, एक बात समझना चाहूंगी मैं, मुझे लगता है कि ये सभी दर्शकों के जहन में ये सवाल होगा और आप बेहतरीन समझा भी पाएंगे। सभी देश और लगातार चर्चा इसी बात की है कि ईरान होल एंड सोल कोई राइट नहीं रखता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करने का। अमेरिका भी यही बात कर, तमाम देश भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन ईरान का ये कहना है कि ये जो एरिया है पूरा ये उसकी टेरिटरी में आ रहा है, तेहरान की रेड लाइन में ये एरिया आ रहा है और इसी की वजह से वहां पर उसका ये कंट्रोल है। मैं समझना चाहूंगी क्यों ईरान का ये स्टैंड इस पर है ऐसा? नहीं नहीं, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जो हम 1986 की जो ओशियन ट्रीटी है जो पूरे वर्ल्ड में हुई थी, उसके अकॉर्डिंग 12 नॉटिक मील, 24 नॉटिक मील और 200 नॉटिक मील इस कैटेगरी में बांटा जाता है ओशियन के पूरी बाउंड्रीज को। इसमें जो 12 और 24 तक होता है इस पर पूरा कंट्रोल होता है किसी भी कंट्री का। लेकिन 24 के बाद अगर हम देखें तो जो 200 नॉटिक मील है वहां के जो रिसोर्सेज है उस पर तो कंट्रोल होता है किसी भी कंट्री का, लेकिन वो फ्री नेविगेशन को रोक नहीं सकता। अगर यानी कि हम बात करें 12 नॉटिक मील तक तो पूरा कंट्रोल है, फुल्ली कंट्रोल है। 12 से 24 कम देखें यानी कि अगला जो 12 नॉटिक मील देखें तो वहां से भी गुजरने की परमिशन देता है, कोई भी कंट्री देना ही होगी। और 200 नॉटिक मील में तो रोक ही नहीं सकता। तो ईरान का जो एक क्लेम है 200 नॉटिक मील का, ये सही क्लेम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई भी ऐसा होता है कि कोई संकरा रास्ता है तो उसके लिए ओशियन ट्रीटी के रूल अलग होते हैं, वहां भी कोई रोक नहीं सकता है। अब देखिए, आप सोचिए भारत और श्रीलंका दोनों के बीच की दूरी 18 नॉटिक मील है। अब 18 नॉटिक मील में अगर श्रीलंका कहेगी 12 नॉटिक मील तो पूर्ण पूर्ण रूप से मेरा है, तो हमारे पास तो 6 नॉटिक मील रह जाएगा। और ऐसे ही भारत अगर कहेगी 12 नॉटिक मील मेरा है तो श्रीलंका के पास 6 रह जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि आप फ्री नेविगेशन को किसी भी आधार पर रोक नहीं सकते। तो ईरान का जो एक क्लेम है वो फ्री नेविगेशन की जो 1986 की जो ट्रीटी है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा कि ईरान ठीक है, अपने अपने दावे सब करेंगे, अपने अपने क्लेम करेंगे। कल को तो फिर बहुत सारे इश्यूज, आप सोचिए मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकते हैं। हम भी कह सकते हैं मलक्का स्टेट को कि ये पूरा हमारे अंडमान निकोबार से जाता है, हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं, हमारे अन्य यानी कि 200 नॉटिक मील की कैटेगरी में आता है। तो इससे तो नए इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे और मुझे लगता है फिर यूएन को नए नियम बनाने पड़ जाएंगे। और यूएन के नए नियम कौन मानेगा? जो पुराने नियम के भाई एक इंटरनेशनल जी। ट्रीटी हुई है 86 में, उसका तो रेस्पेक्ट सबको करना ही होगा ना। हम्म।
ठीक है। जी देवनाथ चल जी, ये जो सिचुएशन है अभी, लीगली एथिकली अगर इसे देखें तो क्या ये इकोनॉमिक टेररिज्म इसे माना जाए? साथ ही एक और बात मैं इसके साथ साथ ये भी समझना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि जिस बात जो आपने कहा था कि अभी तक जो अमेरिकन वॉरशिप्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भी नहीं पहुंचे हैं, दूर से ही वो जो मिसाइलें हैं उनसे हमला कर देते हैं या प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी जो धमकी यहाँ पर दी है बौखलाहट में ट्रंप ने कि यहाँ पर तैनाती वो करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में, ये पूरी तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश ही कर रहे हैं, क्योंकि डील ना 40 दिन के दौरान जो वॉर चल रहा था तब हुई और ना 40 दिन के बाद जो वार्ता हुई उसमें हुई है, समझौता नहीं हुआ है। जी हाँ, होता ऐसा है कि युद्ध के समय जो इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल्स हैं वो चरमरा जाते हैं। ऐसा इसके पहले भी कई युद्ध के समय देखा गया था। तो जो नियम हैं, कानून हैं, पीस टाइम में फॉलो होते हैं, युद्ध के समय नियम कानून चरमरा जाते हैं। एक समय था जब अमेरिका ने भी क्यूबा का ब्लॉकेड कर दिया था। अभी वो समय हम याद कर सकते हैं दिसंबर के महीने में, जब अमेरिका ने प्रैक्टिकली वेनेजुएला का नेवल ब्लॉकेड कर दिया था। तो जो कार्रवाई अमेरिका ने वेनेजुएला में नेवल ब्लॉकेड करके किया था, वो अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम नियमों के अनुसार मान्य नहीं है। लेकिन युद्ध के समय स्ट्रॉन्ग जो मजबूत देश है वो करता है, उल्लंघन करता है, क्योंकि वो मजबूत देश है। और कई बार युद्ध के समय कमजोर देश भी कानूनों का उल्लंघन करता है, क्योंकि उसके पास युद्ध लड़ने के लिए, कमजोर देश की बात कर रहा हूं, और कोई चारा नहीं है। एक देश जिसके पास अपनी नेवी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो करेगा क्या? मरता क्या ना करता। वो आसपास जो भी मिल जाएगा वो उसका इस्तेमाल करेगा शत्रु पर दबाव डालने के लिए या शत्रु के मित्र देशों के ऊपर दबाव डालने के लिए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास क्या यूएस नेवी अभी जाएगी? इससे बहुत तनाव का माहौल आ जाएगा। पहली चीज तो है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जैसे ही यूएस नेवी के शिप जाएंगे तो ईरान से जो हमले आएंगे, जो अब तक ईरान थ्रेटन करता था कि वह दूसरे अमेरिका के मित्र देशों के जहाजों पर हमला करेगा, अब वो डेफिनेशन एक्सटेंड हो जाएगी। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ईरान के लिए अभी मरता क्या ना करता, या तो घुटने पे आ जाए और बोले हाँ हुजूर, अमेरिका ने 15 पॉइंट बोले हैं, मैं थूक के चाट लेता हूं आपके सारे 15, आपने मेरे ऊपर 45,000 बॉम्ब गिरा दिए हैं, मैं आपके 15 पॉइंट अभी घुटने पे आके मान लेता हूं, गिड़गिड़ाता हूं, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए। एग्जैक्टली देखिए, रावलपिंडी में जो हुआ, ये कमरे में बातचीत हो रही है और उधर से डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे तक लगातार बयानबाजी की। मैं बताता हूं, मैं भारत में इंडियन एयरफोर्स में था। अगर मैं दुश्मन के साथ बात कर रहा हूं सीजफायर के लिए और दुश्मन देश का प्रेसिडेंट उस बातचीत के दौरान लगातार ट्वीट कर रहा है हिंदुस्तान की ऐसी की तैसी, तो मैं बताता हूं मेरा तो खून खौल जाएगा उसके बाद। मैं तो हिंदुस्तान की जितनी रिसोर्सेज हैं हमारे यहाँ पर, मैं तो कॉलेज के बच्चों को लेके पहुंच जाऊंगा, 1 लाख बच्चों को लेके दुश्मन के ऊपर हमला करने, क्योंकि बातचीत हो रही है, एक माहौल होता है। जी बिल्कुल, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ जी और निपुण जी, आप